अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सर थॉमस वाइट एंड हिज पोइट्री। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। सेनेका एक राइटर थे जिन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी अपनी लाइफ में, और जो उनकी जो ट्रेजेडीज़ थी वो बेस्ड थी ब्लड, रिवेंज, घोस्ट एंड मर्डर पर। अच्छा, इनके साथ ही टेरेंस एंड प्लॉटस थे, इन्होंने कॉमेडीज़ लिखी। सेनेका के हिस्से में ट्रेजेडीज़ आई और टेरेंस और प्लॉटस के हिस्से में कॉमेडीज़ आई। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था छोटा सा इसका बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं सर थॉमस वाइट के हवाले से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1503 और डेट ऑफ डेथ है 1542। ये एलिंगटन कैसल में पैदा हुए थे और ये बेटे थे हेनरी एंड एन के। फर्स्ट टाइम इनकी कोर्ट में अपीयरेंस हुई थी। उस टाइम पीरियड में कोर्ट किसी भी बादशाह की अदालत को कहा जाता था। अभी ऐसा ही है, लेकिन कोर्ट जो है, जब दरबार लगता था बादशाह का, उस टाइम पीरियड को कोर्ट कहा जाता था, जिसमें तमाम सरदार और वज़रा वगैरह शामिल हुआ करते थे। अब किस हम किंग की बात कर रहे हैं, वो है हेनरी 8। 1516 में सर थॉमस वाइट ने हेनरी 8 के कोर्ट में एंट्री की एज अ डिप्लोमेट। मेड मैनी डिप्लोमेटिक मिशंस टू फ्रांस, रोम, वेनिस, इटली। इन एरियाज़ में उन्होंने अपना सफ़र किया था, ट्रैवल किया। मैरिड इन 1520 में एलिज़ाबेथ ब्रूक से इन्होंने शादी की। सेपरेट हो गए उसके बाद 1525 में उससे चार्ज किया उसे विद हर अडल्ट्री। उसके कैरेक्टर लेस होने की वजह से उन्होंने उसको छोड़ दिया था। और इसकी एक और बड़ी वजह ये थी कि वो एन बोलाइन के साथ अटैच हो गए थे। अब वो नाइट बना दिए गए 1535 ईयर में। नाइट कहते हैं किसी जंगजू को, ठीक है, जो अपने किंग के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाके कंट्रीब्यूशंस करता है और एज अ डिप्लोमेट वो काम करता है, मतलब किसी भी रूप में वो काम कर रहा होता है, वो नाइट कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में इसका नाइट का मीनिंग है कि एक ज़बरदस्त जंगजू। 1536 में सर थॉमस वाइट को इम्प्राइजन कर दिया गया, कैद कर दिया गया एक टावर में, जहां वो लड़ रहे थे, क्वेरलिंग कर रहे थे विद द ड्यूक ऑफ सफोक बिकॉज ही सस्पेक्टेड वन ऑफ एन बोलाइन्स लवर्स। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी कि वो एन बोलाइन के लवर्स में थे। उन्होंने ट्रैवल किया था 1527 में और इटली से वो फिर वहाँ से वापस आए। उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो इंग्लिश वर्सेस को फैशन करें। अब थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि इंग्लिश वर्सेस, जो इंग्लिश पोइट्री थी उनके टाइम पीरियड, तो ऐसा था कि चौसर जो हमारे एक बहुत ही नामी ग्रामी पोइट थे इंग्लिश के, उनके टाइम पीरियड से पहले और उनके टाइम पीरियड के बाद बहुत कम लोगों ने लिरिक्स लिखे थे और लोगों को स्टाइल नहीं पता था किस तरह से उन्होंने लिखनी है पोइट्री। तो इस तरह सर थॉमस वाइट ने इटली में ट्रैवल किया। वहाँ इनको एक फेमस पोइट थे वो मिले, पेट्रार्च जिनका नाम था। इन्होंने उनका जो तरीका था, उनका स्टाइल अडॉप्ट किया और इंग्लैंड वापस आकर उन्होंने अपनी पोइट्री को, उनकी पोइट्री को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, लेकिन जो राइटिंग स्टाइल था वो उन्हीं जैसा रखा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट उनका क्या था कि रिस्टोर करना है इंग्लिश वर्ड्स को विच हैड लेड नोबिलिटी, ग्रेस एंड हारमनी लॉस्ट। जो इंग्लिश वर्ड्स थी उसके अंदर जो कह लें कि एक अच्छी ग्रेसफुल जो पोइट्री होती है वैसी नहीं लिखी जाती थी उनके टाइम पीरियड में। और फिर उन्होंने बोरो किया इटालियन पोइटिक फॉर्म्स को, जो कि अननोन थी टू हिज फेलो कंट्रीमैन। उनके टाइम पीरियड के लोग जो थे उनसे वो जानते नहीं थे इस फॉर्म ऑफ पोइट्री को। अब यूजेस ऑफ पोइटिक फॉर्म्स, सर थॉमस वाइट ने अपनी पोइट्री में किस किस्म की पोइटिक फॉर्म्स को यूज़ किया? उन्होंने डेंटे की टेर्जा रीमा को यूज़ किया।
टर्जे में रिमा जो है एक पोइटिक फॉर्म है। 3 लाइन स्टेंजा होते हैं यूजिंग चेन पैटर्न। अब इसमें यूजिंग कौन सा चेन पैटर्न यूज होता है, वो होता है ABA, BCB, CDC, DED। नेक्स्ट है ऑक्टेव राइमिंग। अब ये ऑक्टेव राइमिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स होता है। एक स्टेंजा होता है 8 लाइन का, जिसकी जो चेन फॉर्म होती है पैटर्न फॉर्म AB, AB, CC। सेफेरिनस स्ट्रैम्बर्टी, इसका जो ये भी एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। 3 लाइन्स और 4 स्टेंजास होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम इटली से उन्होंने डिराइव किया था। फिर 4th फॉर्म ऑफ पोइट्री है पेट्रार्चन सोनेट, जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने अडॉप्ट की थी सर थॉमस वाइट ने इटली के पोइट पेट्रार्च से। 14 लाइन्स होती हैं टोटल इसकी। ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है, सेस्टेट 6 लाइन्स का होता है। और उसके बाद आ जाती है इंग्लिश सोनेट। इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया था सर शेक्सपियर ने। 3 क्वार्टरेंस होते हैं, 1 कैपुलेट होता है, 3 क्वार्टरेंस और 4 स्टेंजास होते हैं। लास्ट में जो 2 लाइन्स होती हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है 12 लाइन्स। अब ये सॉल्यूशन की बात मैंने इसलिए की कि फर्स्ट जो लाइन्स होती हैं इसमें पेट्रार्चन सोनेट में फर्स्ट जो ये टोटल 14 लाइन्स की पोएम होती है जिसको सोनेट कहते हैं। तो जो 8 लाइन्स होती हैं उसमें पोइट अपना प्रॉब्लम बताता है, अपनी क्यूरी बता रहा होता है। और लास्ट जो 6 लाइन्स होती हैं उसमें वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही दे देता है। तो सोनेट में जिस प्रॉब्लम को फर्स्ट 8 लाइन्स में डिस्कस कर रहा होता है, लास्ट 6 लाइन्स में खुद ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है। अब सोनेट एक्चुअली में है क्या है, ब्यूटी ऑफ द पोइट्री है। किसी भी पोइट्री की ब्यूटी जो है सोनेट से इन्हेंस होती है। ये एक्चुअली में प्रिंसिपल व्हीकल है किसी भी पोएम का, डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग्स है। पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को शो कर रहा होता है विदाउट फिक्शन एंड एलेगरी। अब किसी भी कहानी को बयान किए बगैर, फिक्शन किसी भी स्टोरी को कहते हैं, तो किसी भी स्टोरी को बयान किए बगैर वो अपने एक्सप्रेशंस को अपनी पोइट्री में शो कर रहा होता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सोनेट ऑन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री पर सोनेट का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहला ये था कि लिरिसिज्म अगेन एंटर्ड, वेदर ट्रांसलेटेड और इमिटेटेड। इमिटेटेड कहते हैं किसी भी चीज़ को कॉपी करना, ठीक है। तो लिरिसिज्म लिरिक्स से है, ये एक फॉर्म है जो टर्म है इसको, जो कि असल नेम उसका है लेयर। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। लिरिक्स कहते हैं किसी भी रिदम को, कोई भी चीज़ जो कि रिदम में आ रही होती है, गा कर सुनाई जा रही होती है, उसको लिरिक्स कहते हैं। सेकंड जो चीज़ थी वो रेंडर द म्यूज़िक ऑफ फीलिंग और पैशन, जैसा कि हमने यहाँ पहले भी डिस्कस किया है इसको। नंबर 3, कॉल्ड फोर्थ द रेयर वर्ड द मेटाफर एंड कंडेंसेशन। मेटाफर्स उसने यूज़ किए और कंडेंसेशन यानी उसके वर्ड्स जो हैं प्रिसाइज हो गए थे। कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं हुआ करती थी, टू द पॉइंट बात की जाती थी। अब सर थॉमस वाइट ने एक्चुअली में उनका वर्क कैसा था, उन्होंने कोई मेमोरेबल सोनेट्स नहीं लिखी थी। पेट्रार्च की सोनेट्स को लेकर उसी की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर दिया था। इमिटेशन ब्रॉट, ठीक है, कॉपी का जो एक कंसेप्ट था वो आया था। विच आर ऑफ पेट्रार्च बोल्ड एंड न्यू इमेजेस उसने हमें भी दिखाए थे। रॉट सम पर्सनल सोनेट्स इन विच टोन इज़ कैवेलियर, जिसमें उसकी टोन जो थी वो कैवेलियर थी। हिज सटायर रिक्योर्स इन अ फ्यू पोएम्स विच आर ट्रू सॉन्ग्स। अब उसने कुछ ऐसी पोएम्स लिखी थी जो कि सटायर बेस्ड थी। हम इसकी सारी पोएम्स आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर सटायर है, कहाँ पर कैवेलियर यूज़ हुआ है, कहाँ पे उसके न्यू इमेजेस हैं, ठीक है, इमिटेशन कौन कौन सी पोएम्स की हुई है, तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको
इसके बारे में क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।